जय हिंद दोस्तों, पृथ्वी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम 2017 में जो मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा हुई थी, ठीक है, उनका सॉल्यूशन लेके आए हैं आपके लिए। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको दो पार्टों में करेंगे। 50 क्वेश्चन एक पार्ट में और दूसरे पार्ट में 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए आइए, तो पहला प्रश्न इसमें रीजनिंग से है। पहला प्रश्न है, एक परिवार के सदस्यों को नीचे दर्शाया गया है, निम्न में से कौन सा सीता के नातिन और पोते पोती, नातिन मतलब जो कि बेटी के बच्चे होंगे और पोते पोती मतलब जो बेटे के बच्चे होंगे, तो इस प्रकार बताना है। तो अब हम देख लेते हैं सीता कौन है। तो सीता यहाँ पर ग्रैंड माँ है, ठीक है। अब ग्रैंड माँ है तो इनके बेटी के बच्चे देख लेते हैं कौन कौन है। तो ये पारुल है, मोना है और सार्थक है। वहीं बेटे के बच्चे देख लेते हैं, तो प्रिया है, कुणाल है और कपिल है। पूछा क्या गया है, नाती नातिन और पोते पोती, मतलब इन छः में से जो नाम होगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम, पारुल। क्या इन छः में पारुल नाम है? हाँ है, ये रहा। कपिल, क्या इन सब में छः में कपिल है? तो जी हाँ, ये कपिल है, मतलब इसका सही आंसर है ए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जीके का है। मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 10 दिसंबर, ठीक है। 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ की महासभा ने मानव अधिकार की घोषणा की थी। उस घोषणा के आधार पर ही हम हर वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। अब 2022 में इसकी जो थीम थी वो हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार पेपरों में थीम पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी थीम थी डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, ठीक। इस प्रकार दिवस से प्रश्न आते हैं और कई बार दिवस की थीम पूछ ली जाती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है विदिशा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। बात कर लेते हैं बेतवा की। तो बेतवा को प्राचीन में वेत्रवती कहा जाता था, ठीक है। और बेतवा की बात कर लें तो बेतवा के किनारे पर ही ओरछा ओरछा और सांची स्थित है। सांची की बात करें तो यहाँ पर बौद्धों का स्तूप है, जिसे कि 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ठीक। ओरछा की बात करें तो यह निमाड़ी ज़िले में आता है। निमाड़ी ज़िले जो है वो टीकमगढ़ से अलग होकर 52वां जिला बना, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब है सूरज सिंह। सूरज सिंह, इन्होंने ही ग्वालियर की स्थापना की थी। ग्वालियर की बात कर लेते हैं तो हमारे जो मध्य प्रदेश के वह व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बने, ठीक है, कौन बने? पीएम। क्या नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था 25 दिसंबर को, ठीक है। और इसीलिए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रीजनिंग का है। क्या दिया गया है? DEMND को DNAMAED तथा इस प्रकार और कोडित किया गया, मतलब कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है। तो पर पूछा गया है कि इसको क्या लिखेंगे। अब देखते हैं ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करना चाहिए, पहले थोड़ा सा लिख लेना चाहिए। समय हल्का सा जाएगा लेकिन आपको बहुत सटीक आंसर मिल जाता है। क्या लिखा गया इसको? DNAMED। वहीं उसी प्रकार अगला क्या था? SUPPLY। इसको क्या लिखा गया है? YLPPUS, ठीक है। अब देखिए, आपको यहाँ तो थोड़ा सा डाउट होगा, यहाँ चलते हैं। S जो कि पहला अक्षर था, यहाँ आखिरी अक्षर आया। U जो कि सेकंड अक्षर था, यहाँ सेकंड लास्ट आया। P थर्ड था, लास्ट से थर्ड, मतलब आप समझ पा रहे होंगे क्या चल रहा है। जैसे D, इसको यहाँ ट्रांसफ़र किया, E को यहाँ ट्रांसफ़र किया, M को ये, A को ये, N को ये और D को ये, मतलब इनके क्रम अपोजिट में बदल रहे हैं, ठीक है। तब क्यों, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया उसको देख लेते हैं। तो इसका आखिरी अक्षर है Y, तो इसका मतलब पहला Y आएगा, फिर है T
टी आएगा। तीसरा पीछे से चल रहे हैं हम, ठीक है, आई तो यहाँ आई आएगा, फिर टी ये टी आएगा, फिर एन, फिर ए, यू और क्यू। क्या बना इसमें से आंसर? ये हमारा जो चौथा आंसर है, चौथा नहीं सॉरी, जो पहला आंसर है ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, आया समझ में आपको? अगर इस प्रकार के क्वेश्चनों में या किसी में भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के जो लेखक है कौन है? देखिए, पुस्तकों से प्रश्न आता है, व्यापम पूछता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है इसका जो सही जवाब है वो है तरुण विजय। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है बेंगलुरु। यह बेंगलुरु में स्थित है। इसकी बात कर लेते हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है 1940 में स्थापित किया गया था मैसूर के एक उद्यमी के द्वारा। ठीक है, उसकी बाद अगर बात कर लें कि अभी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अशोक नायक। अशोक नायक। देखिए क्या होता है, प्रश्न है आंसर है, मैं आपको सीधे प्रश्न और आंसर बता सकता हूँ, लेकिन हम डिटेल इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगली बार यहाँ से बना था, हो सकता है इस बार प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार हम प्रश्नों का जो भी एरिया है उसे हम सम्मिलित करके पढ़ते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और आप भी जो पुराने साल के जो प्रश्न होते हैं उन्हें जो हल करते हैं तो उन्हें इसी प्रकार से हल किया कीजिए। ठीक है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिए, इसका वैसे सही जवाब है उस समय जब ये 2017 में पूछा गया था, लेकिन हमें आज की कंडीशन पता होनी चाहिए क्योंकि अभी बदल गए हैं। तो इसका सही जवाब है 08, मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप जैसे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। वही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1935, 1 अप्रैल 1935। जो भारतीय रिजर्व बैंक था इसका प्रारंभ में जो मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो यह था कोलकाता में। ठीक, और वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक, और अभी इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। और ये किस नंबर के हैं? तो ये 25वें नंबर के हैं। देखिए प्रश्न बनते हैं इसलिए मैं इस प्रकार से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो है सिर्फ ये अगर प्रश्न ही हल करने रहेंगे तो आप भी व्यापम की वेबसाइट से प्रश्न डाउनलोड कर लेंगे और हल देख लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उस प्रश्नों का इर्द गिर्द का एरिया जो कि आपका समय बचा है वो मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक, तो आइए चलते हैं, और ये प्रश्न करने के बाद ये आपको एमपी के कई परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, तो आइए चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? देखिए इसका भी जो जवाब है, आप एक काम कीजिए, मैं आपको सही जवाब बता देता हूँ क्योंकि क्या होगा, आप ये याद कर लेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। वर्तमान में हमारे जो है आर्थिक सलाहकार है केंद्रीय वित्त मंत्रालय के, उनका नाम है वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, नागेश्वरन। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता के रूप में किसे नामित किया गया? तो इसका सही जवाब है प्रभुनाथ द्विवेदी। और अब जब 2014 की बात थी, अब हम देख लेते हैं 2022, क्योंकि क्या होता है पूछ लिया जाएगा कभी, अगर मान लो पूछना चाहे वो तो 2022 का भी पूछ सकता है। तो वो 2022 में जो संस्कृत के लिए मिला वो मिला है किसे? जनार्दन प्रसाद मणि को। ओके, और ये मिला संस्कृत के लिए। अब अगर हम हिंदी की बात कर लें, क्योंकि पिछली बार अगर संस्कृत का पूछा था, हो सकता है इस बार हिंदी का पूछ ले, तो हिंदी की बात करें तो यह मिला है बद्री नारायण को। बद्री नारायण को उनकी कविता संग्रह के लिए मिला है। और कविता संग्रह में कविता कौन सी थी? तुमड़ी के शब्द। देखो इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है, तुमड़ी के शब्द जो है वह किसका कविता संग्रह है? तो वह है बद्री नारायण का। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि 2022 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब जब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है तो बद्री नारायण अपने आप में एक नाम जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो
इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है कि तुमड़ी के शब्द किसकी रचना है, तो यह बद्रीनारायण की है। और हिंदी के लिए इन्हें 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया? इसका सही जवाब है बुंदेला राजपूतों ने। ठीक, बुंदेला राजपूतों ने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया। चतुर्भुज मंदिर की बात कर लें तो यह भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक, आगे देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विंध्याचल श्रेणी की ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब है गुडविल की चोटी। गुडविल की चोटी, जिसे कि सद्भावना शिखर भी कहते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई देख लेते हैं तो 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? तो इसका सही जवाब है, देखिए 2017 में जब यह प्रश्न बना था उस समय इसका सही जवाब था जनरल विपिन रावत। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें 2000 मनोज पांडे। ठीक है, मनोज पांडे। और जो जनरल विपिन रावत की बात करें तो ये हमारे भारतीय सेना के प्रमुख थे। ठीक है, तो ये जो थे ये थे 26वें नंबर के। मनोज पांडे जो अभी हैं ये हैं 29वें नंबर के। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय भारतीय सेना के जो प्रमुख थे वो जनरल विपिन रावत थे और वर्तमान में जो वो मनोज पांडे हैं। जनरल विपिन रावत की बात करें तो हमारे भारत के पहले CDS थे। ठीक है, और वर्तमान CDS की अगर बात करें तो ये हैं अनिल चौहान। ठीक, आगे देखेंगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये प्रश्न रीजनिंग का था। विषम को छाटिए। तो देखिए, हाथी चिंगारता है, घोड़ा हिनहिनाता है, कुत्ता भौंकता है, लेकिन ऊँट दहाड़ता नहीं है। दहाड़ता तो कौन है? शेर है। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा रीजनिंग का है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है। देखिए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से 2017 में बहुत प्रश्न बने थे, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि एक बार ना कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर के अच्छे खासे प्रश्न आप लगा लीजिए। ठीक, क्योंकि बहुत ईजी है और यहाँ से नंबर मतलब कटने नहीं चाहिए आपके। ठीक है, जो चैप्टर ईजी है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब उसमें गलती होनी नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए एक खास कोड भाषा में BEYDASKAT कैट, ठीक है, का अर्थ क्या लिखा इन्होंने लिखा है विश एंड क्लेवर। ठीक है, इजी टाइप का है क्योंकि 3 यहाँ भी दिए 3 यहाँ भी दिए। आगे बढ़ेंगे। अगला है DASSOMJANA। इसको क्या लिखा है इन्होंने? इसको लिखा है इन्होंने इसको लिखा है CLEVER। ठीक, YOUNG और बॉय। आगे देखेंगे। अगला है JUPJONAOON। इसको इन्होंने क्या लिखा है? YOUNG यंग, MENS और फ्रेश। ठीक, देखिए मैं कहना इसलिए इतना लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। ठीक है, जगह थोड़ी कम है तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि देखिए अब जो चीज़ें यहाँ हैं वो इस सेकंड वाले में क्या क्या है देखिए मिलाइए। देखिए डस यहाँ लिखा है, डस यहाँ लिखा है, मतलब 2 चीज़ें इन दोनों में मिलनी चाहिए। तो देखिए क्लियर भी यहाँ है और क्लियर भी यहाँ है। ठीक है, मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। देखिए क्लियर यहाँ लिखा है, ये क्लियर यहाँ लिखा है, इसलिए डस यहाँ है, डस यहाँ है, कट गया। आगे देखते हैं, आगे इसको ऐसा है जो दोनों में मिल रहा है, तो देखते हैं। जाना दूसरे वाले में है, ठीक है, और इधर वाले में भी जाना है, ये जाना से जाना कट गया। अब दूसरे और तीसरे में कौन सा ऐसा है? तो यंग है, इधर ये अंग कट गया, यंग कट गया। पूछा क्या है हमसे? बॉय का। ठीक है, तो दूसरे वाले में बॉय बचा है, अब दूसरे वाले में पूछेंगे तो SOM सोम बचा है, तो इसका सही आंसर होगा क्या? सोम। क्या सही आंसर होगा? SOM सोम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, समझ में आया ना? देखिए आप क्या करिएगा, इसको लिखिए, पहले इसको लिखिए, फिर उसके सामने इसको लिखिए।
फिर इसको नीचे इसको लिखिए, उसके सामने इसको लिखिए, फिर ये लिखिए और उसके सामने इसलिए आप काटते जाइए, जो आखिरी में बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न फिर रीजनिंग से है, जिससे BOARD को ERDU से कोडित किया गया। वहीं FKDLU को कैसे बनाएंगे? पहली बात तो देखो, मैंने आपको बोला था थोड़ा समय लगेगा, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है अभी शुरुआत में तो आपको लिखना पड़ेगा BOARD। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस प्रश्न को ना देखते से ही बना पाएंगे। ठीक है, तो देखिए बी से ई आने के लिए क्या किया उन्होंने, +2 किया, मतलब C और D। O से R आने के लिए Q और R, मतलब P और Q, मतलब 2, यहाँ भी +2 है। A से D आने के लिए B और C, यहाँ भी +2 है। R से आने के लिए U, S और T, यहाँ भी +2 है। मतलब आप समझ रहे हैं, हर चीज़ में +2 किया है। तो अब इसको देख लीजिए, F के बाद में H और I। ठीक है, तो अगला आएगा H और I छूटेगा, I आएगा। ऑप्शन में I सिर्फ चौथे वाले में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है ना, समझ आ रहा है आपको? अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गांव शामिल किए गए? इसका सही जवाब है 60 योजना से था। यह योजना 2017 में मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, और यह 5 सालों के लिए यह योजना थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, यह भी जीके का ही है। प्रश्न है, भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का 2016 में कहाँ से परीक्षण किया गया? तो इसका सही जवाब है अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम द्वीप के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। पहले इसका नाम व्हीलर द्वीप था। ठीक है, और यह जो है उड़ीसा में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए रीजनिंग से है, और ये देखिए इसमें हम लिख लेते हैं। 4 छात्राएं हैं, रीना, बीना, मीना और नीना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक पंक्ति में बैठे हैं, तो रीना और बीना बाईं ओर से 6वें और 7वें है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। 6वें पे कौन है? रीना है, और 7वें पे कौन है? बीना है। ठीक, ये हमारा बायां हो गया और इधर हमारा दायां होगा। ठीक है, अब अगला क्या बोल रहा है कि मीना और नीना दाईं ओर से चौथे और 5वें, मतलब इधर से। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे पे कौन है? मीना, और 5वें पे कौन है? नीना। अब क्या बोल रहा है, जब मीना और वीना अपने स्थानों को बदल ले, मतलब मीना और बीना अपने स्थानों को बदल ले, मतलब यहाँ आ जाए बीना और यहाँ चली जाए मीना। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, तो बीना बाएं से 15वीं हो जाएगी, मतलब जो बीना यहाँ हो ये यहाँ से 15वीं हो जाएगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 थी वो। इसके बाद में कितने और जोड़ेंगे कि 15 हो जाए, तो ये 10 है, यहाँ के साथ 8वां होगा, 9वां होगा, 10वां होगा, 11वां, 12वां, 13वां, 14वीं ये होगी और 15वीं ये होगी। ठीक है ना, ये मीना 15वीं होगी। क्या बोल रहा है, बाईं ओर से, मतलब इधर से ही नीना की प्रारंभिक स्थिति बतानी, मतलब नीना तो जहाँ है वहीं है। अब ये 15वीं है तो ये 14वीं है, मतलब इसका आंसर 14 आएगा। ठीक है, इसका सही आंसर 14 आएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा मैथ से है, मैथ का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया इसमें, सीता, गीता और मीता के एक परीक्षा उत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः 60%, 40%, 20% है, मतलब ये उत्तीर्ण होने की, मतलब पास होने की प्रायिकता है। क्या प्रायिकता है कि सीता और गीता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगी और मीता मतलब उत्तीर्ण नहीं होगी? ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए इसको ऐसे करते हैं, पहले क्या करते हैं, उत्तीर्ण होने की लिख लेते हैं, जिन जिनकी उत्तीर्ण की दी है। 60% उत्तीर्ण की दी गई है, तो 60/100। अच्छा, इसको इस तरह से मत लिखिए, अब इसको ना शॉर्ट करिए, 3/5। ये तो समझ में आया ना, फिक्सन वैल्यू है, 20 दिया 60 और 20 से 50 100। ठीक है, ये होगी, ये हमने परसेंटेज हटा दिया उसका, है ना, मतलब
परसेंट की जगह हमने बटे में 100 किया, काट दिया, 3/5 आ गया। 40 को भी लिखेंगे इसी तरह से, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। ये पास होने की है, ठीक है, ये मीता के पास होने की, हमको फेल होने की चाहिए। तो पास होने की 20 है, अब 100 में से 20 गया तो बचा कितना 80, तो 80 फेल होने की है, वही 80/100, ठीक है। तो 80 में से बस 80/100 को अगर अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 चुको 80 और 20 पंजे 100, मतलब 4/5, ठीक। अब ये जो हमारी संख्या में है, अब हमको क्या चाहिए, परसेंटेज बताना है, मतलब प्रतिशत में बताना है, तो इसका गुणा 100 करेंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 55 25 और 25 चुको 100 होता है, तो ये 4 बार कट जाएगा, फिर 4 चुको 16, ठीक है, और 16 दूनी 32 और 32 दिया 96, तो इसका आंसर आएगा 96/5। परसेंटेज में बताना है, हम काट लेते हैं, तो 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, 4 बचा, तो 5 45, ठीक है, 1 बचा और 5 दूनी 10, मतलब क्या है इसका सही आंसर 19.2%। आया आपको समझ में? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यदि जून 2006 की पहली तारीख को मंगलवार है तो इस महीने में कितने रविवार होंगे। देखिए इसके लिए आपको है ना, हर महीने में कितने दिन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे जनवरी की बात कर लें तो 31, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और ये जो पूछा गया वो है जून, ठीक है। तो फरवरी में तो 29 या 28 दिन होते हैं, ठीक है। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31 और जून में 30 दिन होते हैं। अब ये हो गया, अब इसको हल करते हैं। जून में होते हैं 30 दिन, ये हमको पता चल गया। क्या बोल रहा है कि जून में 2006 की पहली तारीख को, मतलब 1 तारीख को, जून की 1 तारीख को क्या है, मंगलवार है। देखिए मंगलवार, तो दूसरा बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनि और रविवार, ठीक है, रविवार 1 2 3 4 5 और 6, मतलब पहला रविवार हमारा पड़ेगा 6 तारीख को, रविवार बताने हैं। अब जब 6 में हम 7 जोड़ेंगे तो अगला रविवार आ जाएगा, तो 6 में 7 जोड़ा तो 13, मतलब अगला रविवार हमारा 13 तारीख को आएगा। 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20, मतलब अगला रविवार हमारा 20 तारीख को आएगा, ठीक है। एक 6 को आएगा, एक 13 को आएगा, 20 को आएगा, और 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 को आएगा, मतलब 1 2 3 और एक 4, ठीक है ना, 1 2 3 और एक 6 तारीख वाला 4, मतलब इस महीने में टोटल 4 रविवार होंगे। समझ गए ना? आपको ये पता होना चाहिए कि उस महीने में कितने दिन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस प्रकार के प्रश्न कर पाएंगे। और 7 दिन जोड़ के हम उसी दिन पहुंच जाते हैं। जैसे मंगलवार में अगर 7 दिन, मंगलवार किसी तारीख, जैसे इसमें देखिए मंगलवार को मान लो 1 तारीख थी, तो अगर आपको इससे कोई पूछे कि अगले मंगलवार को कितनी तारीख होगी, तो इसमें 7 जोड़ देंगे, मतलब 8 तारीख को ही मंगलवार होगा। आप लिख के देख लीजिए, आपको आ जाएगा समझ में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित है। तो इसका सही जवाब है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते की बात कर लें तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। दूसरा, अब आप क्या करिएगा, प्रतीक चिन्ह, तो भारत के जितने प्रतीक चिन्ह हैं मैं लगभग आपको थोड़े बहुत बता देता हूँ, बाकी आप एक लिस्ट में चैनल पे डाल दूंगा, एक शॉर्ट बना के 1 मिनट का। उस शॉर्ट में लगभग सारे प्रतीक चिन्ह और उनकी कुछ कुछ जो भी डिटेलें हैं वो आपको, जो कि प्रश्न में जो कि एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको शॉर्ट्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी यहाँ मैं देखा जो आपको बता देता हूँ, जैसे वंदे मातरम की बात कर लें तो ये राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, जिसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। राष्ट्रीय गान की बात कर लें, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसे 52 मिनट में 52 सेकंड में गाया जाता है, ठीक है ना। और राष्ट्रीय ध्वज की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है, और तिरंगों को अगर अपनाने की बात करेंगे तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। वहीं हम राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो यह हमारा अशोक स्तंभ है ना, स्तंभ है। इस प्रकार हमारे प्रतीक चिन्ह और इन्हें कब अपनाया गया, जैसे अशोक स्तंभ की बात करें तो इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। आप देख लीजिए, और मैं एक शॉर्ट डाल दूंगा तो आपको वहाँ से सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा मैथ से, क्या दिया है, ये श्रृंखला है, मतलब नंबर सीरीज है। देखिए बहुत इजी नंबर सीरीज पूछते हैं, कोई इतना
बड़ा गणित का महारत या वो नहीं वो बोल सकते हैं, बहुत इजी पूछते हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करी है तो आपको ये आसानी से बनेंगे। जैसे 2 2 के बाद 8 है, 8 के बाद फिर 3 है, फिर 3 के बाद 27 है और फिर 4 है। मतलब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि आप देखिए कि देखिए 2 है तो 2 का क्यू 8 है ना। उसी प्रकार 3 है तो 3 का क्यू 27 है। तो इसी प्रकार फिर 4 का क्यू भी आना चाहिए। तो 4 का क्यू कितना होता है, 4 चुको 16 और 16 चुको 64, मतलब 64। तो इसका सही आंसर क्या है, 64, है ना। आपको क्यू तो याद होने चाहिए। आपको 1 से लेकर कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर यानी वर्ग, और 1 से 25 तक आपको घन याद होनी चाहिए। नहीं 25 तक, आपको 20 तक तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न आएंगे, आप परीक्षा में समय बर्बाद ना करें। यहाँ से आपको ये याद रहेंगे तो आप आसानी से उठा के कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और नंबर सीरीज आपको आसानी से बन जाएगी अगर इस तरह से आपको क्यू और घन याद रहेंगे तो, ठीक है। देखिए अगला फिर नंबर सीरीज सही है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, जब इस तरह से बढ़े ना तो आप एक चीज़ देखिए, ये बढ़ रहा है तो जोड़ तो बढ़ नहीं रहा है, सीधा गुणा ही बढ़ रहा होगा कि इतनी संख्या जैसे 12 जैसे छोटी संख्या चालू होकर 324 इतनी बड़ी संख्या तक पहुंच गई है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें इसमें डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस देखेंगे तो देखो 12 और 36 में कितने का अंतर है, 24 का, है ना। वहीं 36 और 108 में देख लेंगे तो इसमें कितना का अंतर है, सॉरी थोड़ा साउंड आया होगा। देखिए 36 और 108 में अंतर देख लेते हैं। तो एक तो अंतर देख के अभी आप कर सकते हैं, पर मुझे यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है और आप भी इस चीज़ को देखने की कोशिश करिए। यहाँ सीधा सीधा ये दिख रहा है कि भारतीय, अगर आपको पहाड़ा आता है तो भारतीय 36 होता है, ठीक है। और 36 तिया 108 और 108 3 मतलब 308 3 24 मतलब 324। तो इसका मतलब 3 गुना चल रहा है, मतलब किसका 3 गुना 12 होगा। तो 4 3 12 मतलब 4 का 3 गुना 12 होगा, ठीक है ना। इसका सही आंसर आएगा 4। समझ रहे हैं आप, ये आपको दिखना चाहिए आप जब, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप के बाद 4 है, 4 के बाद 3 है, 3 का 16 है। इसका तो ये भी वर्ग चल रहा है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, तो 5 का वर्ग 25 इसका आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है रीजनिंग का है। मैं इंग्लिश स्किप कर देता हूँ, हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है। देखिए कथन है, कथन क्या है, सभी कागज चादर है, सभी कागज चादर है। ये वेन ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। यार एक जो है ना बनाना आना चाहिए। सभी चादर मतलब जो सभी चादर है वो पुस्तकें हैं, मतलब जो कागज सभी चादर है, ठीक है। और जो सभी चादर हैं, सॉरी सभी चादर जो है वो पुस्तकें हैं, बन गया। अब निष्कर्ष पूछ रहा है कि सभी कागज पुस्तकें हैं, तो सभी कागज पुस्तक के अंदर है, तो जी हाँ सही है। अब अगला है सभी पुस्तकें, सभी पुस्तकें कागज है, जी नहीं, कहाँ है, कुछ नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत है, तो गलत है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या बनेगा, केवल एक अनुसरण करता है, मतलब डी। तो चौथा आंसर इसका सही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सभी खंबे दीवारें हैं और सभी दीवारें घर है ना। क्या पूछा है, सभी घर खंबे हैं, सभी घर खंबे हैं, सभी घर नहीं है, क्योंकि कुछ है ना, सभी कहाँ है, घर का कुछ हिस्सा खंबे हैं, है ना। तो पहला गलत है। दूसरा क्या है, सभी खंबे घर है, तो सभी खंबे घर है क्योंकि घर के अंदर है, तो इसका दूसरा आंसर सही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, केवल 2 अनुसरण करता है ना। दोस्तों सिलोजिज्म से 5 प्रश्न पूछे गए थे 2017 में। कितने, 5 प्रश्न, मतलब आपकी मेरिट यहीं पर टक्कर देगी आपको। तो इसलिए आपको ना इस पर काम करना ज़रूरी है। आपको ये सिलोजिज्म का टॉपिक बहुत इजी भी है और प्रश्न भी बहुत इजी ही आते हैं पेपरों में, ठीक है। तो आप देखिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपके लिए है ना बहुत उपयोगी सिद्ध होगा 2023 की पुलिस परीक्षा में, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, ये फिर वही सिलोजिज्म से आ गया। क्या पूछ रहा है, सभी पेंटिंग ड्राइंग है, ठीक है, और कोई भी ड्राइंग जो है तस्वीर नहीं है, मतलब जो तस्वीर है वो कोई भी ड्राइंग नहीं है। तो संबंध इनका कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है, मतलब ये कोई नहीं है। आगे क्या पूछा है, कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है,
कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, पहले ही बता दिया गया, तो ये तो सही है। नहीं, ये सही है ना, कोई भी तस्वीर नहीं है। और कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं, ये भी सही है। इसका मतलब इसका दोनों आंसर सही आएंगे, ठीक है। मतलब इसका क्या आएगा आंसर, बी। ए और बी दोनों अनुसरण करते हैं। आगे बढ़ेंगे। देखिए फिर एक, मतलब मैं बोल रहा हूँ आपको 2017 में हर पेपर में 4 से 5 सिलोजिज्म आए थे ही आए थे, तो इस बार भी आ सकते हैं, इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर करिए। किसी सेट में ना आए लेकिन किसी ना किसी सेट में आ सकते हैं। हो सकता है आप तैयारी करके अगर आपके सेट में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कुछ लड़के क्या हैं, पेंच है। अच्छा, लिखने का भी तरीका है, जो बोले ना वही लिखना। अब बॉय लिख लीजिए पेंच को, फिर पेंच लिखेंगे। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे आपको ना एग्जाम हॉल में घबराहट से समझ नहीं पाएंगे आपकी क्या, इसलिए जो है वही, जैसे लड़के तो मैंने लड़का में चाहता तो बॉय लिख सकता था, ठीक है। इसी प्रकार आप लिखेंगे। और सभी पेंच है वो क्या है, नट है। तो ये यहाँ तक नट का है, यहाँ तक आ जाएगा, है ना। अब क्या पूछ रहा है अगला, निष्कर्ष पूछ रहा है। निष्कर्ष क्या है, कुछ लड़के नट हैं, तो है इतना हिस्सा जो है वो नट का है। ये देखिए, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये नट का है ना। आगे देखेंगे। और सभी नट लड़के हैं, सभी नट नहीं, कुछ हैं, ये गलत है। तो पहला आंसर इसका सही आएगा। इसका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा पहला, मतलब केवल एक अनुसरण करता है, ठीक है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है विषम संख्या। देखिए क्या पूछ रहा है कि इसमें विषम मतलब ये रॉन्ग नंबर सीरीज जिसको बोलते हैं वो है 15, 51, देखो इसमें 71 कैसे आया, मैंने देख के बता दिया क्या, ऐसा नहीं है। देखिए जब भी नंबर सीरीज आए ना, मैं आपको बता देता हूँ, रॉन्ग नंबर सीरीज हो या कोई भी नंबर सीरीज, आपका पहले दिमाग जाना चाहिए कि क्या कोई स्क्वायर क्यू है क्या। अगर नहीं है तो फिर क्या अभाज्य संख्या का कोई मैटर है क्या। देखिए इसमें अभाज्य संख्या का मैटर 15, 3 से 5 से कटता है 51, 3 से आसानी से कट जाता है, 51 से तो कटता ही है। लेकिन 71 सिर्फ 71 से कटता है। बाकी देखिए 24, 33, 60 ये सब के सब किसी ना किसी से कटते हैं, लेकिन 71 सिर्फ एक से और अपने आप से नहीं, 71 से ही कटता है, ठीक है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या वाला मैटर है यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 71। अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री किसके नाम पर बनाया जाता है। सीधा से मैं आपको बता चुका अभी इससे पहले कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर बनाए जाते हैं, और यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 2015 में बात कर लेते हैं, 2015 में भारत रत्न दिया गया है किन्हें, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, है ना। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश में भी दिबांग घाटी जो है ना, आपने सुना होगा न्यूज़ में, दिबांग घाटी वहीं पर यह स्थित है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वह कौन सा है। तो इसका सही जवाब है पेंच की बात कर लें तो ये छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है, MH की सीमा पर है, ठीक है। दूसरा जो आपने सुना होगा मोगली लैंड, वह यहीं पर है ना। तीसरा अपन बात करें तो 1983 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना, और 1992 में से टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, और यह देश का 19वां टाइगर रिजर्व था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गई श्रृंखलाओं में संख्या का क्रम गलत है वो बताना है। देखिए ये रॉन्ग सीरीज है, जैसे मिसिंग नंबर सीरीज है वैसे ही रॉन्ग नंबर सीरीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है,
रॉन्ग में क्या होता है कि संख्या पूरी लिखी रहती है, हमें गलत छांटनी रहती है, जो भी इसमें से गलत है वो छांटनी रहेगी। और मिसिंग में क्या रहेगा, वो गलत की जगह क्वेश्चन मार्क रहता है। देखिए 2 से 7, 2 2 3 6 और 1 7, फिर 7 से 21, मतलब 7 3 21 और 1 22, 22 3 66 और 1, तो क्या 67 तिया कितना होता है, तो 67 तिया कर लीजिए, 6 तिया 18 मतलब 180 और 7 तिया 21 मतलब 21 ही, 8 9 10 की शून्य, हाँसी का 1, ये हो गया 200, 201 और 1 जोड़ना है क्योंकि हम सब में 1 जोड़ रहे हैं, तो 202, लेकिन यहाँ 204 है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो आंसर है वो 204, यही गलत है। यहाँ अगर 201 होता, सॉरी 202 होता तो हमारा आंसर सही होता। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखलाओं में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत को पहचानिए। देखिए इसमें भी अब आपको यही करना है। देखिए 35 है, 47 है, 63 है। अभी मैंने ये चीज़ देखो, अभी मैंने आपको बताई थी कि ये 35 है, मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 1, 36 माइनस 1, ये 7 7 49, मतलब 49 माइनस 2 है ना। फिर ये 63, 8 8 मतलब 8 का वर्ग, 64 माइनस 1, ये 9 9 81 माइनस 1, ठीक है। ये 10 का वर्ग, 100 माइनस 1। अब आप समझ गए होंगे, ये 11 का माइनस 1, मतलब गलत क्या है इसमें, जो 47 है वो, है ना। अगर यहाँ पे 48 होता तो सही होता है। हाँ, कौन सी सीरीज में कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, 47 आंसर इसका आने का, ठीक है ना। आगे देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य व्यक्ति को किस उम्र से कम नहीं होना चाहिए। देखिए ये तो आपको उम्र याद होनी चाहिए, 35 वर्ष से कम का राष्ट्रपति की जो न्यूनतम उम्र है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की, तो इसके जो अनुच्छेद है, राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में बताया गया है, ठीक है। और जो 3 महत्वपूर्ण है वो पूछते हैं, जैसे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है तो अनुच्छेद 72 में है। और वहीं अगर हम बात कर लें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की, तो ये अनुच्छेद 61 में। देखिए महाभियोग के बहुत क्वेश्चन लोग गलत करते हैं, महाभियोग भारत में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर ही लगाया जाता है, ठीक है। देखिए अब मैं ना इसका आंसर में छुपा लेता हूँ, ये कोडिंग वाला प्रश्न है, मैंने आपको समझा दिया है। आप क्या करेंगे, पहले इसे लिखेंगे, फिर उसके सामने इसे लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर उसके सामने ये लिखेंगे, फिर इनमें से काटते जाएंगे। जिसका आंसर पूछा है, जैसे वाइट का पूछा है तो आपका आंसर इसमें से आना है। आप कमेंट बॉक्स में से कमेंट जरूर करिएगा, है ना। HI, ये क्या भैया, JK क्वेश्चन मार्क। देखिए यार इसमें ना, यहाँ इसको मिरर बनाना था, फिर ये क्वेश्चन सही होता। क्योंकि देखिए H को आप देखेंगे मिरर में तो H सीधा, सॉरी H को आप देखेंगे तो H, I को देखेंगे I सीधा का सीधा, लेकिन J, ये जो आपका J है ये मिरर में उल्टा दिखेगा, वहीं आपका जो K है ये मिरर में उल्टा दिखेगा। HIJK, तो अगला आएगा L, लेकिन L कौन सा, L सीधा यहाँ रहेगा तो उल्टा आएगा, मतलब आपका आंसर आएगा ये वाला, आपका आंसर आएगा पहला वाला, ठीक है। ये मिरर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, ये तो अब आप कर लीजिए, ठीक है, इसको मैं नहीं करवा रहा, ये तो बहुत मतलब आप लोग आसानी से कर पाएंगे। ये तिली वाला भी आप कर लीजिए, सीधे सीधे फ़ोटो से देखना, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, आप आसानी से कर पाएंगे, है ना। आगे बढ़ेंगे, तो आगे हमारा जो प्रश्न है एक मैथ्स का प्रश्न है। देखिए क्या दे रहा है, 750 रुपये को A, B और C के बीच इस प्रकार बांटे कि A, B का अनुपात 5:2 हो और B और C का अनुपात 7:13 हो, है ना। तो A को कितना रुपये मिले। देखिए अनुपात का प्रश्न बहुत इजी है, कोई नहीं, अब आपको अनुपात सॉल्व करना आता होगा, और नहीं आता है तो देखिए कैसे करेंगे। जब 3 अनुपात अलग अलग दिया और उनको अगर मर्ज करना हो तो आप इस प्रकार लिखिए, ए बी लिख दिया, BC तो B का दे रखा है, C का इस तरह से। अब जो ये खाली जगह है ना, आप यहाँ इसको लिखिए जो पास वाला है, जैसे यहाँ इसके पास में 7 है, समझ रहे हैं। जैसे 2 के पास में 2 था तो ये 2 लिखा, यहाँ पास में हमने 7 लिखा, है ना। अब क्या करिए, आपस में इन लोगों का गुणा कर दीजिए, तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26, ठीक। इनको सबको टोटल कर लीजिए, क्योंकि इन तीनों का योग ही तो 750 रुपये है ना।
और भी अनुपात में है, इनका योग कर लीजिए। 30 और 20 50, 50 और 10 60, ठीक है, और 10 70 और 5 75, मतलब 75 टोटल आएगा। 75 की जो वैल्यू है, मतलब इन सबको जो 75 यूनिट में बांटा है, इन 75 का वैल्यू जो है वो 750 रुपये है। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 10 रुपये। हमसे पूछा गया क्या, एक क्या है 35, एक की वैल्यू 10 है तो 35 की वैल्यू 350। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए अनुपात का प्रश्न है, बहुत बेसिक प्रश्न है, आपको आसानी से बन जाना चाहिए ये प्रश्न। और अगर नहीं बनता तो आप इस पर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो आप प्रश्न है हमारा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक कार चलकर 200 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। सीधा सा प्रश्न है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे तो 18 का गुणा कर देंगे। दूरी क्या है 200 मीटर, समय क्या है t। आगे देखिए 5 से काटेंगे, 5 चुको 20 और एक शून्य, ये शून्य से ये शून्य गई। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये आपस में काटना तो समझ में आ रहा है ना, ये तो बेसिक है यार। 2 तिया 6, ठीक है, 3 और 3 छंग 18, 6 बार, तो टी की वैल्यू आ गई 6 दूनी 12। अब ये 12 जो आया है ना, ये आपका क्या आया है, ये आया आपका सेकंड में, लेकिन आंसर पूछा मिनट में। तो जो 12 है वो 60 का कौन सा भाग है, 60 का कौन सा भाग है 12, तो 12 कम 12 बने 5, मतलब x बराबर 1/5। तो 1/5 मिनट लगेगा आपको, 1/5 मिनट, ठीक है ना। इसका आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट चेंज करना आपको आना चाहिए, वरना ये प्रश्न दिक्कत देगा। 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए 5 से विभाजित होने वाली 3, सबसे 5 की 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं 999, है ना। 5 से भाग दे देते हैं, जितनी बार भाग दे जाएगा। तो 5 एकम 5, 4 बचा, पन्नम 45, फिर 4 बचा, फिर पन्नम 45, 199 संख्या है। लेकिन ये 1 से लेकर 999 तक थी, मतलब 100 तक ही है। अब 100 तक तो 2 अंकों की भी थी, तो वो 2 अंकों की बात करेंगे तो 100 को 5 से काटेंगे तो 20 बार, मतलब इसमें 20 माइनस करेंगे जी नहीं, क्योंकि 100 तो ऑलरेडी 3 अंकों की है। हम करेंगे इसमें से 19 माइनस, क्योंकि 95 तक ही कटेगी संख्या और अगली तो 100 आ जाएगी, तो हम इसमें से करेंगे 19 माइनस, इसमें से। तो हमारा जो इसमें से 19 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 8 1, मतलब इसका आंसर आएगा 180, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, यार ये तो गुणा का है, गुणा करना है, ठीक है। 743 में 999 का गुणा करना है, आसानी से कर दोगे। 7 9 7 63, 63 की 3, ऐसा करोगे, अरे नहीं भाई, ऐसा करो, देखो 743 इंटू 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, ठीक है। तो 1001 है ना, इसका एक बार गुणा करें तो 743 और 3 शून्य पीछे से, और -1 मतलब 734। अब घटाना भी बताना पड़ेगा, चलिए देख लीजिए। 10 में से 4 गई 6, सॉरी 3 आएगा ना, ये 43 था, एक मिनट रुपये, ये 43 है, ठीक है। 10 में से 3 गई 7, 9 में से 4 गई 5, 9 में से 7 गई 2, 2 का 2 ही 2, 4 का 4, 7 का 7 ही 7। क्या है आपका आंसर 74 22 57, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आपको प्रश्न इजी था, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता ना, आपको ये तोड़ मड़ोड़ के करना नहीं आता, तो आप इसमें बहुत समय लगा दोगे और आपको पेपर में बाकी जगह आपको प्रश्न में समय कम बचेगा। अगला प्रश्न है, आयु। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है, तो 5 साल बाद उनकी आयु का योग 75 होगा। पिता की वर्तमान आयु बताइए। देखिए वर्तमान की बात कर लें, अनुपात दे रखा है 9:4 का, है ना। अब क्या 5 साल बाद उनका आयु का योग 75 हो जाएगा, मतलब इसमें 5 साल इधर का जुड़ेगा, 5 साल इधर का जुड़ेगा, तब जाके 75 होगा, मतलब 10 साल जुड़ा तो ये हो गया 75। अब अगर मैं 10 साल कम कर दूँ तो आज की दिनांक में आ जाऊँगा, तो आज आएगा 65। अब जब 9 और 4 के अनुपात का, मतलब 65 को 9 और 4 के अनुपात में बांटा गया है, ठीक है, तो हम 9 और 4 का वैल्यू मान मतलब याद कर लेते हैं। कैसे याद करेंगे, 9 और 4 13, 13 एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, इसको भी एक्स मान लो, जोड़ लो,
ठीक है। 9 4 13x, 13x बराबर 65, तो 13 पंजे 65, x की वैल्यू आ गई 65। हमको किसकी निकालनी है, पिताजी की, तो 9x की, 9 5 45, मतलब पिताजी की जो उम्र है वर्तमान में 45 वर्ष है। देखिए अब आगे करके भी देख सकते हैं आप, वर्तमान में पिताजी की 45 वर्ष है और जो पुत्र की होगी वो होगी 20, है ना, होगा 65। अब 10 साल बाद, 5 साल बाद ये हो जाएगी 50, है ना, और 20 वाली हो जाएगी 25, हो जाएगा 75, है ना। इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कितने रुपए का 20% 400 रुपये के बराबर होगा। देखिए बहुत इजी है, मैं सीधे आपको एक से बता देता हूँ। किसी का 20% रुपये में हो, पैसे में होता तो और अलग बात ही, रुपये दिया है तो परसेंटेज का 100 लगा दूंगा, ये परसेंटेज हटा देंगे, ठीक है। 20/100 क्या है, 400 है। काट दीजिए सीधा, ये शून्य से ये शून्य गया, ये 2 से 2 गया और ये गया उधर, तो कितना 2000 आ गया। तो एक्स की वैल्यू मतलब 2000 का 20% 400 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है, 12 आदमी द्वारा किसी काम को 9 दिनों में पूरा किया जाता है। 12 आदमी द्वारा किसी काम को 9 दिनों में पूरा, मतलब 12 गुणा 9, 12 9 की 108 काम, मतलब कुल काम 108 होता होगा। अब 6 दिन काम करने के बाद 6 आदमी और जुड़ जाते हैं, मतलब देखिए अब क्या हुआ कि 6 दिन तो काम करा 12 लोगों ने, 12 लोगों ने 6 दिन काम किया जो कि 9 दिन करना था, है ना, प्लस अब फिर 6 आदमी और जुड़ जाते हैं, तो पहले तो 6 थे, अब आए गए 18 लोग, तो इन लोगों ने कितने दिन और काम किया पता नहीं, लेकिन काम 108 कंप्लीट हो गया। बस तो इसी x की वैल्यू तो निकालनी है, तो 12 छंग 72 हो गया, प्लस 18x हो गया, 72 को उधर 108 में से घटा दीजिए, तो 28 तो आपका ये बचेगा और 8 अपन वो ले लेंगे, तो बचा कितना 36, तो 18x बराबर 36, 18 का मतलब 18 तो नहीं 36, मतलब x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो पूरा काम करने में कितने दिन और लगेंगे, 2, मतलब 18 मिनट के 2 दिन और काम करेंगे तो पूरा काम हो जाएगा। इसका सही आंसर आएगा 2, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे 50 प्रश्न हो गए आज के। अब इसी शिफ्ट के 50 प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। 2023 में जो मध्य प्रदेश की पुलिस परीक्षा होने वाली है उसमें आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा।